नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे मानव रोग और उससे प्रभावित अंगों के बारे में। वैसे देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत आसान लगता है, बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब परीक्षा में जब प्रश्न आता है ना, तब हम अक्सर गलत कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर होता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न। तो उस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आज हम इसको एक बार रिकैप करेंगे, इसको हम पढ़ लेंगे। कुछ नहीं जाएगा 5 मिनट के अंदर आप लर्न करके तैयार कर सकते हैं और अपना 1 नंबर क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम न केवल रोग और उसका अंग देखेंगे कि वो किसको प्रभावित करता है, बल्कि साथ-साथ में उस रोग के बारे में और वो किससे हो सकता है, ये भी सारी चीज़ें हम देख लेंगे। केवल प्रमुख-प्रमुख रोगों को देखेंगे। वैसे तो भाई 500 से अधिक प्रकार के रोग हैं, सबके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ खास-खास। जैसे कि क्षय रोग, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिस्कस करेंगे खाली वही इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है? क्षय रोग जिसे हम लोग टीबी भी बोलते हैं, ठीक है? इसको तपेदिक या राज्य यक्ष्मा भी बोलते हैं क्योंकि पहले ये केवल राजाओं में देखने को मिलती थी, पर ये अब आम है। तपेदिक बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है? ये इसका मेडिकल टर्म है ट्यूबरक्लोसिस। इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है, यानी किस मानव अंग को ये प्रभावित करता है, तो वो जो मानव अंग है, जिस पर सबसे अधिक इसका जो प्रभाव होता है, वो है हमारे फेफड़े, ठीक है? लंग्स, ठीक है? फेफड़ों पर जो है बहुत ज़्यादा ये असर करता है। इसके साथ-साथ ये हड्डी पर भी असर करता है, ठीक है? और आपका जो मस्तिष्क है ना, उस पर भी इसका असर देखने को मिलता है। आँतों पर भी देखने को मिलता है। अब आप कहोगे अब ये तो यार बहुत ड्रामा फैला दिया, इतना बता दिया। तो देखो मैं बता दूँ, एक्चुअल में क्या है, टीबी कई प्रकार की होती है। जिसमें बोलते हैं लंग्स टीबी बोलते हैं, बोन टीबी बोलते हैं, ब्रेन टीबी बोलते हैं और हम लोग बोलते हैं कि आपकी इंटेस्टाइनल टीबी। इनमें क्या होती है, आंतों में गाँठ पड़ जाती है, इसमें दिमाग में जो है स्वेलिंग आने लगती है, यहाँ पर हड्डियों में जो है अजीब प्रकार की कैकिंग और गाँठ और एक प्रकार के दर्द उठा जाता है, यानी कि उनमें भी गाँठें देखने को मिलती हैं बोन्स की, यानी कि ऑस्टियोसिस जो साइड्स होती हैं, वो एक ग्रुप में वहाँ पे आने लगती हैं। और फेफड़ों में क्या होती हैं, फेफड़ों पर जो है छोटे-छोटे से घाव देखने को मिलते हैं। तो वैसे तो देखा जाए टीबी का कॉमनली अगर मानव अंग जो सबसे अधिक देखने को मिलता है, तो वो हमारे लंग्स ही हैं, यानी कि हमारे फेफड़े हैं, जिन पर सबसे अधिक ये प्रभाव डालती है। अब ये टीबी होती किससे है, तो इसके लिए एक बैक्टीरिया ज़िम्मेदार है। क्या है? बैक्टीरिया ज़िम्मेदार है, जिसका नाम जो है आपका वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है इसका? उसका नाम जो है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का जो बैक्टीरिया है, वो इस क्षय रोग या टीबी या तपेदिक के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होती है। इसे हम लोग राज यक्ष्मा भी बोलते हैं क्योंकि ये पहले राजाओं में देखने को मिलती थी, ठीक है? तो ये बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज़ है, इसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और फेफड़ा तो आपको ध्यान रखना है, बात की शायद आपको एक भी याद ना रहे तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसके बाद हम अपना अगला रोग देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसमें जो है हम 3 एक साथ रोग देखेंगे, जिसमें एक तो आपका न्यूमोनिया है, ठीक? आपको पता है सिर्फ़ सर्दियों के मौसम में होता है जब फेफड़ों में पानी भर जाता है, निमोनिया है। एक है आपका ब्रोंकाइटिस, ठीक है? कौन-सा है? ब्रोंकाइटिस। एक होता है ब्रोंकियोलाइटिस, वो होता है बच्चों में। और एक आपका कुक्कर खाँसी, हूफिंग कफ बोलते हैं जिसे हम लोग पर्टुसिस भी बोलते हैं लोग, ठीक? कुक्कर खाँसी। इन तीनों से भी हमारे जो फेफड़े हैं, ये लंग्स हैं, उन्हीं पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। जिसमें हम बात करेंगे निमोनिया की, तो ये सर्दियों में देखने को मिलेगा आपको वायरस से। हम अगर बात करें ब्रोंकाइटिस की, तो ये जनरल जो है इन्फेक्शन है, धूल से, पॉलन से होता है। और कुकर खांसी जो है, ये होता है किससे? बैक्टीरिया से, ठीक? इसको हम लोग पर्टूसिस भी बोलते हैं। और इसके निदान के लिए हम डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस जो है, ये वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? डीपीटी वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। और इन तीनों से प्रभावित अंग है वो कौन-सा है? हमारा फेफड़ा है। तो हमारा एक्चुअली प्रमुख तो यहाँ टॉपिक यही है कि कौन-सी बीमारी से कौन-सा मानव अंग प्रभावित है। लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में भी मैं साथ-साथ बताता चलूँगा। ठीक है? अब चलिए अगले हम रोग की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो अगला रोग है वो है हैज़ा, ठीक? कॉलेरा। कॉलेरा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हैजा। और ये एक बैक्टीरिया से फैलता है। उस बैक्टीरिया को भी नाम आपको पता होना चाहिए।
उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी। क्या नाम है उसका? विब्रियो कॉलेरी नाम का जो बैक्टीरिया है, जीवाणु। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु। अगर आपको ना पता हो तो आप यहाँ से पता कर लीजिए, जीवाणु। और इससे जो प्रभावित जो अंग है हमारा हैजा से, वो हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, गर्मियों के मौसम में ये हो जाता है और इसमें जो है उल्टी दस्त स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इस बीमारी के लिए ये जो विब्रियो कॉलेरी, इसका जो वाहक है, ये डायरेक्ट हमारी बॉडी तक नहीं आता है। इसके जो वाहक है वो एक्चुअल में हमारी हाउस फ्लाई उसको लेकर के आती है। मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई, घरेलू जो मक्खी है ना, वो इस बैक्टीरिया को हम तक पहुंचा देती है, हमारे खाने तक, जहाँ से ये हमारे बॉडी तक पहुंच जाता है। कभी कभी विब्रियो कॉलेरी कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि जो प्रदूषित जल होता है उसमें भी देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पर मक्खी नहीं, ये प्रदूषित जल के पीने से भी हो सकता है। नॉर्मल अगर आपने गंदा पानी नहीं पिया है और फिर भी ये प्रॉब्लम है, तो वो हाउस फ्लाई की वजह से हो सकती है। हाउस फ्लाई तो एक्चुअल में टीबी के बैक्टीरिया को भी ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक, तो ये हाउस फ्लाई तो अकेले ही कई 100 से ऊपर रोगों को जो है उनकी वाहक है। इसमें ये आपका कॉलेरा या आपकी टीबी या कॉमन कोल्ड या खांसी, ये सब नॉर्मल से हैं। ठीक है, तो हैजा से क्या है, हमारी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रभावित होती है। चलिए इसके बाद अगला जो है, जो रोग है उसको चेक कर लेते हैं। उसमें है आपका मधुमेह। मधुमेह, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ भी बोलते हैं। कुछ लोग इसे कॉमनली शुगर के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है हमारा प्रभावित जो अंग है वो कौन सा है? अग्नाशय है। अग्नाशय, अगर आपको पता ना हो उसकी इंग्लिश तो बता दूं, ये होता है पेनक्रियाज। ठीक है, इसमें जो है क्या होता है कि पेनक्रियाज की जो एक्चुअल में अल्फ़ा, बीटा और जो गामा, 3 प्रकार की जो सेल्स होती हैं, उनमें जो बीटा सेल्स होती हैं, उनकी बीटा सेल्स, वो इंसुलिन नाम का, इंसुलिन नाम का जो वो होगा हार्मोन, इसे हम लोग एक्चुअल में एंजाइम बोलते हैं, वो क्या होगा? वो रिलीज नहीं होता है एंजाइम। जब वो रिलीज नहीं होगा तो हमें एक बीमारी होती है, क्या? डायबिटीज़। जिसमें होता क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, ये जो शुगर है, उसकी मात्रा लगातार कैसी होती है? बढ़ी रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ये बहुत बीमारी, क्या बीमारियों का ग्रुप है। ये हो जाती है तो वो धीमे धीमे करके बॉडी के कई ऑर्गन्स को ख़राब कर देती है। जिसका कारण क्या है? ये शक्कर। ठीक है, शुगर। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग कौन सा रोग है। अगला जो है रोग है वो है हमारा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, गलसुआ। नोट कर लेते हैं हम लोग। गलसुआ जो हो जाता है किससे? मम्स से हो जाता है एक्चुअल में गलसुआ। इसके लिए एक वायरस जिम्मेदार होता है। ठीक है, आपने रूबेला नाम सुना होगा वायरस का। ठीक है, इन्फ्लुएंजा रूबेला, उससे ये हो सकता है। और इसमें जो है हमारी जो लाल ग्रंथियाँ होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, वो प्रभावित होती हैं। गाल सूज जाते हैं। छोटे बच्चों को सर्दी के मौसम में ये हो जाता है। आपने, हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसको फील किया हो। भाई मुझे छोटे पे तो बहुत होती थी गलसुए, बाद में जो है दवाई से ये ठीक हो जाते थे। गांव गलियों में तो उनको झाड़ लगा के ठीक कर देते हैं लोग बाग। खैर वो एक अलग साइंस है, वहाँ डिस्कस नहीं करने वाले हम लोग। इसके बाद जो अगली बीमारी है वो है हमारी ग्वाइटर, घेंघा। घेंघा है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको ग्वाइटर भी बोलते हैं। और ये बीमारी से हमारी जो थायराइड ग्रंथि है, कौन सी? थायराइड ग्रंथि है, वो बहुत अधिक प्रभावित हो जाती है। और गले में क्या आती है? स्वेलिंग आ जाती है। इस बीमारी में गले में सूजन देखने को मिलती है। और ये होती क्यों है? थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन की कमी की वजह से। ठीक है, और ये हार्मोन कम क्यों निकलता है? जब हमारे खाने में आयोडीन की क्या हो जाती है? कमी। तो आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो नमक है हमारा NaCl, उसमें क्या होना चाहिए? आयोडीन, यानी कि आयोडीन युक्त नमक अगर हम खाते हैं तो फिर ग्वाइटर नहीं होगा। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया यहाँ पे।
यहाँ से पूछ सकते हैं कि घेंघा की कमी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है आपका थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। इससे क्या होता है, थायराइड काम नहीं करती है। ये कैसे ठीक कर सकते हैं, आयोडीन से। ये कहाँ से मिलेगा, आयोडीन युक्त नमक से। तो कई प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, वो कैसे भी पूछें आप सारे प्रश्नों के जवाब दे देंगे अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो, ठीक है। क्योंकि हमारे जो वीडियो की जो पैटर्न है वो काफ़ी गागर में सागर जैसे हैं, एक चीज़ को लेकर चलते हैं पर बीच बीच में मैं ढेर सारी बातें डिस्कस कर लेता हूँ। यही वजह है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर आपको पढ़ने की ललक है तो आप मेरे साथ रह करके ढेर सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। अभी ये स्टार्टिंग की वीडियोज़ हैं, धीरे धीरे आपको एनिमेटेड स्लाइड्स लेकर के आऊँगा, वहाँ पर आपको और अच्छे से समझाऊँगा सारी चीज़ों के बारे में। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने अगले बीमारी के बारे में। कौन सा रोग है जो फिर से मानव अंग को प्रभावित करेगा, ठीक है। 7 नंबर का है हमारा, देखते हैं कौन सा है। तो उसमें है हर्पीस। हर्पीस जो बीमारी है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, बॉइल्ड बैक्टीरिया है जो कि त्वचा पर बहुत तेज़ी से अपना इफेक्ट डालता है, त्वचा को प्रभावित करता है, ठीक है। तो त्वचा की बीमारी से हो जाती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एड्स के बारे में। एड्स से क्या होता है, तो इससे क्या होती है, हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इम्यून सिस्टम बोलते हैं। और एड्स एक वायरस से होता है, उस वायरस को बोलते हैं हम लोग HIV, ठीक। अगर हम दोनों के, और ये करते क्या है, ये हमारे जो टी लिम्फोसाइट सेल हैं, यानी कि टी सेल्स हैं, जिनको बोल रहे क्या बोलते हैं लोग, टारगेट सेल्स बोलते हैं, लिम्फोसाइट सेल होते हैं, उनको टारगेट करते हैं। और इस प्रकार से हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करते हैं, ये काफ़ी कम कर देते हैं। अब यहाँ पर लगे हाथ इनका नाम भी डिस्कस कर लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स का नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो, ठीक हो, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और अगर फुल फॉर्म आपसे पूछते हैं HIV का, तो आप लिखेंगे वहाँ पर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। कई जगह पे ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी लिखा है, तो वो भी सही है, इसको वो शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है और इसका तो चलन बहुत देखने को मिल ही रहा है और आपको एड में भी पढ़ने को मिलता होगा, तो यहाँ से प्रश्न जरूर आता है, ठीक है। अब आप लोग चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए कि वर्ल्ड एड डे कब मनाया जाता है, ठीक है। देता हूँ, कितने लोग इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। जो वीडियो पूरा देखेंगे वही दे पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग तो स्किप कर देते हैं शुरुआत में ही, तो उन्हें पता ही चलता कि मैंने पूछा क्या है, ठीक है। जबकि प्रश्न तो मैं बीच में ही पूछ लेता हूँ। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। जो हमारी नेक्स्ट बीमारी है उस पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट पे आपका आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट, रेबीज़, ठीक है, जो कुत्तों के काटने से होती है। तो रेबीज़ एक वायरस से होने वाली बीमारी है। उस वायरस को बोलते हैं हम लोग क्या, लीजा वायरस। क्या बोलते हैं हम लोग, लीजा वायरस बोलते हैं, या उसको रेबीज़ वायरस भी बोलते हैं, जो कि हमारे तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है सबसे अधिक, यानी कि हमारी नर्वस सिस्टम है उस पर इफेक्ट डालता है रेबीज़, जो कि कुत्ते या जानवरों के काटने से फैल सकता है। या कुत्ता है, बंदर है, ठीक है, बकरी है, गाय है, इन सब से भी हो सकता है। सब सर्वाधिक जो है चांसेस होते हैं वो क्या है, कुत्ता। और इस बीमारी को हम लोग एक नया नाम भी देते हैं, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोफोबिया। यानी कि अगर ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर लीजा वायरस आ गया कुत्ते काटने से, तो उसे हाइड्रोफोबिया होता है, यानी कि वो फिर व्यक्ति पानी से क्या होता है, पानी से वो व्यक्ति डरने लगता है, पानी से वो डरता है। तो यहाँ पर देखो कई चीज़ें डिस्कस कर ली हमने कि प्रभावित अंग कौन सा है, तो वो है हमारा तंत्र का तंत्र। होता किससे है, वायरस से। नाम क्या है, लीजा वायरस। इसके वाहक कौन है, कुत्ता है, बंदर है, बिल्ली है, ये सब गाय भैंस, इनसे हो सकता है। सर्वाधिक किससे होता है, कुत्ते से होता है। और रेबीज़ को नया नाम क्या दिया है हमने, हाइड्रोफोबिया दिया है, जिसका मतलब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को पानी से डर लगता है और वो सारी एक्टिविटी करता है जैसे कुत्ते करते हैं, ठीक। तो ये थोड़ा टिपिकल है। इसके बाद अगला जो बीमारी है वो है हमारी पीलिया
जो गंदा पानी पीने से, यानी कंटेमिनेटेड वाटर पीने से होती है, और सबसे अधिक ये प्रभाव डालती है, तो वो हमारा क्या, यकृत, लिवर, जिसको हम लोग जिगर भी बोलते हैं। गाना है दिल जिगर नज़र क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूँ। यार जिगर किसी को दे देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, अचार डालेंगे क्या? तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद चलिए देखते हैं 11 नंबर पे मलेरिया। इसके ऊपर बाकायदा पूरी एक स्लाइड तैयार की हुई है, वो आप देख सकते हैं। जो मलेरिया है, इससे प्रभावित जो हमारे अंग हैं, वो सबसे पहले तो हमारा यकृत है, क्योंकि सबसे पहले ये यहीं पर आता है। यकृत के बाद फिर पहुंचता है हमारे ब्लड वेसल्स में, जहाँ पर ये RBCs को, यानी कि हमारी जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनको प्रभावित करता है। तो मलेरिया का जो एक कारण है, वो एक प्रोटोजोन है, जिसका नाम क्या होता है, प्लाज्मोडियम। ये एक प्रोटोजोन है, प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ओवेल, या मलेरिया, कई उसके नाम होते हैं। ये क्या है, प्लाज्मोडियम, एक ये प्रोटोजोआ है। क्या है ये एक प्रोटोजोआ है, जो कि मादा एनोफिलीज, यानी कि फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से बहुत अधिक फैलता है। यानी कि ये मच्छर क्या करता है, ये इसके मुंह में रहता है, जब मच्छर ये हमें काटता है तो ये हमारी लार में इसको मिक्स कर देता है। इस प्रकार से मादा एनोफिलीज के काटने से ये प्रोटोजोआ, जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, ठीक है, वो पहुंच जाता है, और इस पर मलेरिया हमें होता है। ठंड लग करके बुखार आती है, सबसे पहले ये कहाँ पहुंचता है, यकृत में, वहाँ से फिर कहाँ पहुंचता है, ये RBC में। RBC को खाने लगता है और हमें फीवर बहुत ज़बरदस्त आने लगता है, ठीक है। और ये एक फैटल डिजीज़ है, जिससे मृत्यु तक हो सकती है। और प्रतिवर्ष जो है, यहाँ चलो हम बता देते हैं आपको, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है क्या, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, वो आप हमें स्वयं बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अब अगली बीमारी देख लेते हैं, तो वो है हमारी क्या, टिटनेस। टिटनेस अगली बीमारी है, जिसे हम लोग एक्चुअल में लिखते क्या है, टिटेनस, ठीक है। ये बीमारी जो है, ये एक बैक्टीरिया से होती है। ये बीमारी भी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है, जिसका नाम है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, नाम है इसका, नाम है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। और इससे हमारी जो मेरुरज्जु है, यानी कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, वह है इससे सबसे अधिक क्या होती है, प्रभावित होती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक, टिटनेस से। और ये कब होती है, अगर आपको चोट लग गई है लोहे वगैरह से, उसमें जंग लगी है, ठीक है, उससे होती है, या चोट लगने के बाद धूल लग गई हो, तो वहाँ पर भी टिटनेस हो सकती है। तो इसकी हम टिटनेस वैक्सीन लेकर के इससे हम बच सकते हैं। और जब हमें मेरुरज्जु में प्रॉब्लम होती है, तो एक्चुअल में जो जबड़ा है वो बंद होने लगता है, बात का में दिक्कत होती है, ये सारे सिम्टम्स भी देखने को उसमें मिल जाते हैं। चलिए इसके बाद हम अगली बीमारी जो देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम में एक दो बार पूछी भी गई, जैसे स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी के बारे में पूछा गया है। तो इससे हमारे जो मसूड़े होते हैं, जम्स होते हैं, वह सबसे अधिक क्या होते हैं, इससे होते हैं हमारे प्रभावित। सॉरी, मसूड़े से मैंने ये क्या लिख दिया, ठीक है, मसूड़े होते हैं। और ये आपके विटामिन C की कमी से देखने को मिलते हैं। विटामिन C को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये सब की सब खट्टे फलों में, यानी कि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें देखने को ये मिलता है। तो आप अगर नींबू है, मौसमी संतरा है, उसको खाइए और विटामिन C प्राप्त कर लीजिए, और इस प्रकार से स्कर्वी बीमारी से आप बच सकते हैं। इसी के साथ साथ में एक सब पार्ट इसका डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर, जो पायरिया है हमारा। पायरिया में भी जो है प्रभावित, जो हमारा मानव अंग है, वो मसूड़े ही हमारे हैं, ठीक है। और पायरिया जो है एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, जिसका नाम है एंट अमीबा जिंजिबेलिस, ठीक है। तो जब ये दांतों में पहुंच जाता है, तो इस प्रकार से दांतों में सड़न पैदा करता है, और फिर ऐसे लोगों के दांतों से ब्लड जो है परमानेंट निकलता रहता है। चलिए अगला बीमारी देखते हैं, तो उसमें है जीरोफ्थैल्मिया। ये जो बीमारी है ना, जीरोफ्थैलेमिया नाम की जो बीमारी है, ये एक्चुअल में विटामिन A की कमी से होती है। और इससे प्रभावित जो अंग है, वो कौन सी, हमारी आँखें हैं, जिसमें आँखें काफ़ी बड़ी आती हैं और बाहर की तरफ निकल आती हैं। साथ साथ में आपने देखा होगा
कंजक्टिवाइटिस वो भी आँखों से संबंधित बीमारी है। कोलाइटिस जो है वो हमारी छोटी आँत से संबंधित बीमारी है। चलिए खैर आज के वीडियो में इतना ही। इसका हम सेकंड पार्ट बनाएँगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था। अभी और भी कुछ इम्पोर्टेंट बीमारियाँ हैं जो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पढ़ें, इसके नोट्स बनाएँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाएँ। और थोड़ा राइटिंग वैसा हो जाता है, एक्चुअल में होता क्या है कि अभी उतना ज़्यादा अनुभव नहीं है लिखने का पेन टैबलेट पर, तो धीमे-धीमे सीख जाएगा। तो आप मेरी बात को सुनते चलें, ठीक है? और नोट करें और सारे बनाएँ नोट्स, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँगे। थैंक यू।